नमस्कार। पोल पात में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज हम फिर से कुछ वन लाइनर जो फैक्ट होंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उनका जो है एक बार हम रिवीजन करेंगे और उनको देखेंगे, क्योंकि ये जो लास्ट टाइम में इम्पोर्टेंट चीज़ें जो रिवीजन की जाती हैं वो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प की जाती हैं। तो जो चीज़ें बार बार पूछी जा रही हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि वो इस बार भी पूछी जाएंगी। तो ये आज का वन लाइनर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी हमने कई वीडियो वन लाइनर पे बना रखे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है कि ये आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट आप वन लाइन में जो है सारे फैक्ट ले लेते हैं। और यदि मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करना चाहूँगी कि मैंने जो मैराथन लिस्ट अपनी बना रखी है, यानी कि मैराथन में जितनी भी प्रैक्टिस करा रखी है, ये इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं। तो इसको अगर आप मैनेज कर सकते हैं इस टाइम पे, तो एक बार रिवीजन ले लें, कुछ घंटों की बात है। यदि आप ट्रेवल कर रहे हैं, खाते पीते इसका रिवीजन ले लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगा रखी है, आप वहाँ से भी अवेल कर सकते हैं। साथ में हर वीडियो के एंड में हमने जो है मैराथन लिस्ट लगा रखी, तो वो क्लिक करके आप वहाँ से भी इसको कर सकते हैं। तो इसको आज यदि आप लास्ट टाइम में एक बार रिवीजन फुल ले लेंगे, स्पीड पे डाल करके सारी मैराथन लिस्ट जितनी है वीडियोज़ का, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें हमने जो है रखे हैं। आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, पोलपात के नाम से सर्च कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है तो आप वहाँ से भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और इस समय एक जो बहुत ही अहम बात है वो ये है कि आपको इस समय अपने ऊपर आत्मविश्वास बना करके रखना है। अपने ऊपर आपका विश्वास जो है होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपना बेस्ट दीजिए। इस समय जो है बिल्कुल भी घबराना नहीं है, किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। आपने बहुत पढ़ाई की है, आपको लग रहा है कि आपकी पढ़ाई कम है, लेकिन आपने बहुत पढ़ाई की है और वो सब एग्ज़ाम में क्लिक होगा। आपने जितने भी वीडियोज़ देखे हैं, अपने नोट्स रिवाइज किए हैं और जो भी किया है, थ्योरी पढ़ी है, तो सब कुछ वो एग्ज़ाम में क्लिक होगा। इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिंदास होकर के पेपर देने चाहिए। और जितना आप बिंदास रहेंगे उतना ज़्यादा जो है आपका माइंड जो है क्या करेगा, चीज़ों को पकड़ेगा, फैक्ट्स को पकड़ेगा, याद रखेगा। और यदि आप स्ट्रेस ले लेंगे तो आता हुआ भी भूल जाएंगे। तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से कि बिंदास रहिए, स्ट्रेस बिल्कुल बिल्कुल मत लीजिए और आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है। मेरी बेस्ट विशेस और ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है, तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए, बिंदास होकर पेपर देने चाहिए। तो आज हम देखते हैं कि क्या हैं जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो क्या हैं वो देख लेते हैं। और आपका रिवीजन फटाफट होना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके रिगार्डिंग। तो देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है कि संविधान के निम्न अनुच्छेद संघीय संसद को राज्य सूची के विषयों पर निर्माण का अधिकार प्रदान करते हैं। कौन कौन से हैं? ये 249 है। यदि विषय में राष्ट्रहित निहित हो तो, यानी कि जो ये राज्य सूची का है, इसमें अगर राष्ट्रहित निहित है और राज्यसभा इसको पारित कर देती है बहुमत से, तो ठीक है। शॉर्ट में लेंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। 250 के अंतर्गत यदि आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में है, यानी कि जारी है, तो भी जो है संसद क्या करेगी कि राज्य सूची पर जो विधि बना सकेगी। फिर 252 जो है ये भी वही कहता है कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्य विधानमंडल सहमति दे दें तो लगातार आपके देखिए 249, 250 एंड एक छोड़ कर के बीच में 252, ये तीनों जो हैं विधियाँ, ये अनुच्छेद ये कहते हैं कि संसद जो है राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण कर सकती है। इसमें कुछ शर्तें होंगी, कहीं पर किसी की सहमति होगी, कहीं पर किसी का जो है बहुमत चाहिए, लेकिन ये तीनों जो विधियाँ हैं ऐसा कह रही हैं। चलिए आगे देखेंगे। भारतीय संघवाद को अर्ध संघवाद कहा जाता है। यदि ऑप्शन दे दिया जाए कि भारतीय संघवाद को जो है सबसे सही नाम कैसे जो है उल्लेखित किया जा सकता है, तो वहाँ बहुत सारे ऑप्शन होंगे, बट आपको 4 ऑप्शन में से अर्ध संघवाद उठा लेना है, ठीक है। केसी वीयर ने भी अर्ध संघवाद की संज्ञा दी है इसको, तो अर्धसंघात्मक कहा है। तो 2 तरह के सेंटेंस आएंगे कि जो है सबसे उचित नाम भारतीय संघवाद को क्या दिया जा सकता है, तो अर्धसंघवाद दिया सकता है, या फिर केसी वीयर ने क्या कहा, तो अर्धसंघात्मक कहा है। अलग अलग तरह से सेंटेंस पूछेगा और आप उसको समझ के आंसर करेंगे अकॉर्डिंगली, जैसे वहाँ पर सेंटेंस होंगे, ठीक है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं और 15 उसमें से कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं, और 7 जो हैं राज्यसभा से होते हैं। तो टोटल कितने 22 सदस्य होते हैं, ठीक है, लोक लेखा समिति में। और
देखेंगे महालेखा परीक्षक को उसी तरह हटाया जाएगा जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो ध्यान रखने वाली बात है, महालेखा परीक्षक और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एक ही विधि से हटाए जाएंगे, ठीक है। और निर्वाचन आयुक्त जो होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वो भी इसी तरह से एक ही प्रक्रिया से ये सभी हटेंगे एक ही तरह से, ठीक है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 124 का सब सेक्शन 1 जो है क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात ये करता है, ठीक है। 24 का सब सेक्शन 1 सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात करता है। मूल संविधान में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 8 थी। जब जो मूल संविधान में यानी कि जब हमारा संविधान तैयार हुआ था तो उस समय जो है टोटल संख्या 8 थी, 8। इसमें एक जो है मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश थे। लेकिन वर्तमान समय में कितनी है? टोटल संख्या इनकी 34 है। इसमें से एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य हैं, ठीक है। न्यायाधीशों की संख्या, वेतन, शर्तें, ये सब निश्चित करने का अधिकार संसद के पास है, ठीक है। संसद जो है इसमें जो है विधियाँ बनाने के लिए ये अधिकृत है, यानी कि इसके पास इसका अधिकार है। आगे देखेंगे जो अनुच्छेद 137 है, इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय का पुनरीक्षण करता है, यानी कि जो निर्णय उसने कभी जो है पास्ट में दिए होंगे तो अगर उनको लगता है कि नहीं इसमें सुधार होना चाहिए तो वो 137 के द्वारा अपने खुद के दिए गए निर्णयों का वो पुनरावलोकन यानी पुनरीक्षण करता है, ठीक है। और यहीं पर एक अनुच्छेद और है 13, इसके अंतर्गत जो है ये जो विधि बनती है अगर वो मूल अधिकार से असंगत है तो उसके बारे में भी ये वहाँ पर पुनरावलोकन पुनरीक्षण करेगा, ठीक है, उन विधियों का। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। आगे देखेंगे न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा की उत्पत्ति अमेरिका में हुई, ठीक है, अमेरिका में हुई, हमने अमेरिका से ही ली है। तो न्यायिक पुनरावलोकन का घर कौन है? अमेरिका है। कहाँ उत्पत्ति हुई? अमेरिका में हुई। हमने कहाँ से ली? अमेरिका से ली, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे 42 जो संशोधन है इसके द्वारा स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को सलाह, जो मंत्रिपरिषद की सलाह है, मानने के लिए बाध्य है, यानी कि यहाँ पर बाध्यता कर दी गई थी। 42 अमेंडमेंट कब होता है? तो ये इमरजेंसी के दौरान 1976 में होता है और इसमें जो है बाध्यता को, राष्ट्रपति की बाध्यता को जो है स्पष्ट कर दिया जाता है। लेकिन फिर क्या होता है कि जब जनता दल की सरकार आती है तो 44 अमेंडमेंट होता है और इसके द्वारा एक बार पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति जो है वापस कर सकता है उसको, पुनर्विचार, एक बार पुनर्विचार का इसको अधिकार दे दिया गया। किसको? राष्ट्रपति महोदय को एक बार पुनर्विचार का अधिकार दिया गया। 44 अमेंडमेंट जो होता है ये होता कब है? कब होता है ये? तो ये होता है 2 साल बाद, यानी कि 1978 में होता है, ठीक है। तो ये दोनों बातें हैं एक ही उससे रिगार्डिंग है, संबंधित हैं, तो आप जो है दोनों को याद रखेंगे। 44 में बाध्यता दे दी जाती है, 44 में एक बार पुनर्विचार के लिए जो है ऑप्शन दिया जाता है। 42 में बाध्यता, 44 में पुनर्विचार का एक बार पुनर्विचार का ऑप्शन। आगे देखेंगे भारत में कोलेजियम प्रणाली किससे संबंधित है? न्यायपालिका से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रणाली के जरिए जो एक समूह बनता है न्यायाधीशों का, तो वो क्या होता है, वो राष्ट्रपति को सलाह देता है कि कौन कौन से जो है ये न्यायाधीश चुने जाएंगे। तो कौन कौन से न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में है, किससे रिगार्डिंग है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित है। 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछेगा किससे संबंधित है, तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं उनकी नियुक्ति से संबंधित है। किससे जुड़ा है? न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश का मिलकर के एक जो है ग्रुप बनता है, वही राष्ट्रपति को सजेस्ट करता है। आगे क्या है? भारतीय राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं, तो ये कहाँ से ली गई हैं? ये जर्मनी का जो वाइमर संविधान है यहाँ से ली गई है, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति की जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई हैं। आगे देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला जज कौन थी? तो फातिमा बीबी थी। सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला जज फातिमा बीबी थी। आगे देखेंगे केशवनंद भारती केस 1973 में माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, ठीक है।
उससे पहले जो बेरुवारी केस हुआ था उसमें माना था कि जो है इसका नहीं है। कल हमने इसके बारे में पूरा प्रस्तावना के बारे में डिटेल से बताया है, तो कल की वीडियो भी आप डाल के देखेंगे तो वो भी उस बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मुझे टाइम मिला तो मैं सारे वन लाइनर जो है कंपाइल कर दूँगी, तो आप लोगों को सुनने में आसानी रहेगी, एक साथ सारी चीज़ें सुन पाएंगे। तो क्या हुआ कि जो केशवानंद भारती केस 1973, इसकी डेट भी याद रखनी है। प्रस्तावना को संविधान का भाग माना है, और क्या माना है इसमें कि जो संसद क्या करेगी कि संसद जो है संविधान के में सभी जगह जो है संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकती है, मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। तो दो चीज़ इसमें डिसीजन मेन आए थे। ठीक है, आगे देखेंगे। संसदीय विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों से संबंधित है ना, उन्मुक्तियों से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 105 हैं। इसके तहत संसद को ये जो है विशेषाधिकार मिलते हैं। और क्या है, 194 के तहत राज्य को जो राज्य का ये विधानमंडल है उनको विशेषाधिकार मिलते हैं। तो भाई जब संसद की बात आती है तो संसद में तो राष्ट्रपति भी आता है, लेकिन जो विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों की बात होती है इसमें राष्ट्रपति को बाहर रखना। वहाँ सेंटेंस आ जाएंगे कि विशेषाधिकार में कौन कौन इंक्लूड है, तो भाई राष्ट्रपति को कर देना बाहर, राष्ट्रपति महोदय इसमें नहीं है। कौन कौन है? दोनों सदनों के सदस्य हैं, और जो कार्य समितियां होती हैं उनके सदस्य हैं। ठीक है, तो ये लोग हैं, राष्ट्रपति को इससे रखना बाहर। वही चीज़ यहाँ राज्य के संदर्भ में भी अप्लाई कर दी जाएगी। आगे देखेंगे, ये जो आकस्मिकता निधि है ये किसके अधिकार में होती है? तो ये राष्ट्रपति के अधिकार में होती है। ठीक है, आगे देखेंगे। सहयोगी संघवाद किसने कहा है? भारतीय संघीय व्यवस्था को सहयोगी संघवाद ग्रेन्युअल ऑस्टिन ने कहा है। ठीक है, ग्रेन्युअल ऑस्टिन ने एक और दिया है कि जो भारतीय संघवाद है ये एक अलग तरीके का, नए तरीके का संघवाद है, और ये अपनी आवश्यकताओं को जो है पूरा कर लेता है, ऐसा बोला है इन्होंने। तो ये ग्रेन्युअल ऑस्टिन के द्वारा जो है ये कहा गया है, पदबंध भी और वो सेंटेंस भी, तो दोनों आप ध्यान रखेंगे। आगे है 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर कितने राज्य निर्मित किए गए थे? तो 1956 के पुनर्गठन अधिनियम की बात हो रही है, तो इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है गठित किए गए थे। वर्तमान में सबको पता है कि 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे देखेंगे, केंद्र राज्य संबंध सरकारिया आयोग जो है, सरकारिया आयोग से संबंधित, यानी कि सरकारिया आयोग जो है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। तो आगे देखेंगे हम विभेदक बर्ताव, यानी कि विभेदक बर्ताव क्या है, किस अवधारणा पर ये आधारित है? तो ये समानता की अवधारणा से संबंधित है। यहाँ विभेदक है तो असमानता मत कर देना, समानता रखना, क्योंकि इसमें क्या है, सीधे सीधे बात करते हैं शुद्ध भाषा में, तो आरक्षण की बात होती है। ठीक है, तो आरक्षण की बात उनके लिए होती है जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं, उनकी बात होती है। तो उनको समानता इसमें कहाँ आई कि उनको जो मेन स्ट्रीम है, यानी कि जो एडवांस लोग हैं, एडवांस कास्ट है, उनके बराबर पर ला करके खड़ा करना है। तो ये समानता की ही बात एक्चुअली की जा रही है कि सबको बराबर करना है। तो विभेदक बर्ताव समानता से संबंधित है। जो 16 का सबसेक्शन 4 है, इसमें जो है आरक्षण की बात कही गई है। ठीक है, आगे हम देखेंगे किसने भारतीय संविधान के भाग 3 और 4 को संविधान की आत्मा बोला है? तो किसने बोला है? तो ये ग्रेन्युअल ऑस्टिन द्वारा बोला गया है, भाग 3 और 4 को संविधान की आत्मा। आगे है कि राज्य वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और उद्योग को विकसित करने का प्रयास करेगा। तो ये अनुच्छेद 48 में है। इसी में दिया गया है आगे कि दुधारू पशु का वध ना हो, दुधारू पशु के वध पर रोक, ये भी जो है इसी में दिया गया है। ठीक है, और इसी में 48 जो है ए जोड़ा है, 48A। ठीक है, जो 48A 42nd अमेंडमेंट जो होता है, 42nd अमेंडमेंट होता है ना, तो इसमें क्या होता है कि इसमें 48 में ए जोड़ करके जो वन एवं वन्य जीव हैं, वन एवं वन्य जीव, इनका राज्य संरक्षण करेगा, ये बात कर दी जाती है। और कहा जाता है कि राज्य जो है, राज्य का मतलब देश, तो राज्य जो है क्या करेगा, इनकी संरक्षण का प्रावधान करेगा, प्रयास करेगा। ठीक है,
तो ये हो गया, ये 48A जोड़ा जाता है, 92nd जो अमेंडमेंट होता है उसके द्वारा जोड़ा जाता है। 92nd अमेंडमेंट कब होता है? आपातकाल के दौरान होता है, ठीक है। ये जो 42nd अमेंडमेंट है इसको लघु संविधान भी कहते हैं। इसमें जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस, इसके थ्रू संविधान में बहुत ज़्यादा चेंजेस किए गए थे, ठीक है। आगे देखेंगे, गोलकनाथ केस का संबंध है मौलिक अधिकार से। शमशेर सिंह केस का मतलब है जो संबंध है वो राष्ट्रपति के अधिकार से है। मिनर्वा मिल्स केस का संबंध जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से है। और केशवानंद भारती केस जो है आधारभूत संरचना से संबंधित है, जिसकी बात हमने अभी अभी की है। आधारभूत संरचना, मूल ढांचा, कुछ भी आएगा तो वही मतलब निकलेगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अनुच्छेद 39A निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। तो ये भी जो है कब जोड़ा गया था? 42nd संशोधन 1976 के दौरान ये जोड़ा गया था, ठीक है। तब भी ये जोड़ा गया था। और आगे देखेंगे, अनुच्छेद 41 जो है कुछ दशाओं में काम का अधिकार देता है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा और जो है जो ट्रीटीज होगी उनको मतलब आदर करना, और जो क्या वो कहते हैं कि ये कुछ अगर विवाद होता है तो मध्यस्थता के द्वारा सुलझाना, ये सारी बातें जो हैं इसमें कही गई हैं। साथ में अगर आ जाए क्वेश्चन थोड़ा घुमा करके दे दे कि विदेश नीति के संबंध में किस अनुच्छेद में बात की गई है, तो अनुच्छेद 51 अगर वहाँ है तो आप जो है टिक कर दीजिए, क्योंकि ये जो है विदेश नीति ही तो है, विदेश नीति के बारे में ही तो बातें हो रही हैं यहाँ पर। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछता है, या तो ऐसे पूछेगा सीधा सीधा, या फिर यहाँ पर विदेश नीति पूछ देगा। आगे देखेंगे, अनुच्छेद 13 जिसकी अभी अभी हमने बात की थी। तो अनुच्छेद 13 क्या है? मूल अधिकारों से असंगत विधियों के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। आगे देखेंगे क्या है कि संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहा गया है। ये संविधान की प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा है? ठाकुरदास भार्गव जी हैं, उन्होंने कहा है। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर? अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को, जो कि संवैधानिक उपचार जिसको बोलते हैं, इसको जो है संविधान की आत्मा कहा गया है। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार को संविधान की आत्मा कहा गया है। अगला देखेंगे हम कि संघ राज्य प्रशासनिक संबंध का उल्लेख कहाँ पर है। तो इसका उल्लेख जो है 256 से 263 के जो है बीच में दिया गया है, यानी 256 से 260 तक जो है इसका उल्लेख, यानी कि संघ राज्य प्रशासनिक संबंध का उल्लेख किया गया है। अगला क्या है कि धर्म अथवा भाषा के आधार पर किसी समुदाय को अल्पमत समुदाय घोषित किया जा सकता है। ऑप्शन दे देगा वहाँ पर 4, और देख लेना कैसे देता है, क्या करता है। लेकिन जैसे धर्म और भाषा के आधार पर आपको चूज करना है, वहाँ पर धर्म और भाषा के आधार पर समुदाय को अल्पमत घोषित किया जा सकता है, ठीक है। 2 आधार हैं, धर्म, भाषा। आगे देखेंगे कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। और 2003 में मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी को जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन? ये 92nd संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। तो कौन कौन सी, इनको जोड़ा बना लेते हैं। मैथिली, संताली, बोडो, डोगरी दोनों में था है, मैथिली संथाली दोनों में था है, फिर बोडो डोगरी दोनों में डाडा है। थोड़ा सा रिलेट करिए और याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बार बार। आगे देखेंगे, यदि नए राज्य का सृजन करना हो तो पहली अनुसूची में संशोधन किया जाना चाहिए, ठीक है। यदि नए राज्य में सृजन कर पूछेगा, सृजन कि यदि किसी नए राज्य का सृजन हुआ है तो किस अनुसूची में संशोधन होगा, तो किस में होगा? पहली में होगा, ठीक है, पहले में होगा। आगे देखेंगे, भारत राज्यों का संघ है, ये अनुच्छेद 1 में घोषित किया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। और जो भारत की संघीय व्यवस्था है ये कनाडा के नज़दीक है। तो अगर क्वेश्चन घुमा के भी पूछता है कि भारत की संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, मतलब किससे मिलती जुलती है, किसके तर्ज पर है, तो कनाडा, ठीक है। आगे देखेंगे हम, संघ सूची विषय है किसका है? विदेश। जो संघ सूची की विषयों की बात हो गई जिनको बार बार पूछता है, तो वहाँ पर थोड़ा मैंने दे दिया है कि एक तो विदेशी जो मामले होंगे वो संघ सूची के विषय में आ जाएंगे। डाकघर, बचत बैंक, ये संघ सूची का विषय है। और अंतर्राज्यिक
व्यापार ये भी संघ सूची का ही विषय है। ठीक है, और आगे देखेंगे कि कुछ संविधान की जो अनुसूची है मेन उनको देख लेते हैं। प्रथम अनुसूची, इसको तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, राज्य और संघ के बारे में बताती है ना। दूसरी क्या होती है, वेतन भत्ते के बारे में बता रही है। तीसरी क्या है, शपथ के बारे में जो है बताती है। चौथी क्या है होती है कि राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में ये बात करती है। और छठी क्या है, जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। सातवीं में जो राज्य केंद्र शक्तियों का विभाजन किया गया है उसके रिगार्डिंग है। और नौवीं में जो है भूमि सुधार संबंधी बातें इसमें भूमि सुधार से संबंधित है। तो सातवीं जो राज्य केंद्र शक्तियों का विभाजन है, तो इसमें क्या है, 3 तरह की सूचियां को बना रखा गया है, राज्य, संघ और समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, तो इनके जो है इसमें अलग अलग विषय दिए गए हैं। और राज्य सूची पर राज्य जो है विधि बनाता है, संघ सूची पर संघ विधि बनाता है, समवर्ती पे समवर्ती बनाता है। इसको हम एक ट्रिक से जानेंगे, जो भी है थोड़ा 4-5 तक अगर आप जान लेंगे तो समझेंगे कि प्रथम संघ राज्य क्या हो गया। संघ राज्य हम इसको अपना घर मान लेते हैं, भाई हमने सबसे पहले अपना घर बनाया, उसके बाद जो है हमको अपनी वेतन की पड़ गई कि हमें भाई वेतन दे दो, पैसे मिलेंगे तभी जो है हम शपथ लेकर के राज्यसभा में जाएंगे। तो 4 चीज़ों को ऐसे रिलेट कर दो कि सबसे पहले हमने अपना घर बनाया, फिर उसके बाद अपने वेतन का जुगाड़ किया और जो सामने वाले से बोला कि भाई हमें वेतन दो, उसके बाद हम शपथ लेकर के तब राज्यसभा में जाएंगे। तो इस तरह से इसमें कोई स्टोरी नहीं है, बट रिलेट करना है, हमको याद रखना है, भूलना नहीं है। तो पहला जो क्या हो जाएगा, पहला हमारा घर बन गया, फिर हमने शपथ ली, फिर हमने वेतन भत्ते की बात कर ली, पहले घर बनाया, वेतन भत्ते की बात की, उसके बाद शपथ लेके राज्यसभा में पहुंच गए। ठीक है, तो ये हो गया। फिर छठी जो है जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है, और 7वीं में शक्ति विभाजन होता है, और 9वीं जो है भूमि सुधार से है, 8वीं जो है भाषाओं से संबंधित है। ये सारी अनुसूचियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 8वीं भाषाओं से संबंधित, जो जिसकी हमने अभी करेंगे बात। तो 8वीं क्या है, भाषाओं से कर भी ली ऊपर शायद हमने, हाँ वो बोडो डोगरी संथाली हमने कर ली है। ठीक है, तो 8वीं भाषाओं से संबंधित है। ये 11वीं 12वीं भी कम नहीं है, यानी कि पूरी ही अनुसूचियाँ जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं। तो 11वीं अनुसूची जो है ये इसमें पंचायत राज की व्यवस्था के बारे में जो है इसमें सब्जेक्ट वगैरह डाले गए हैं, और 12वीं नगर पालिका से संबंधित है। तो ये जो है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा दोनों ये 73वें के द्वारा जो है ये पंचायत राज की जो है जोड़ी गई है। और जो 74वां संशोधन होता है, इसके द्वारा नगर पालिका की जो है 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि नगर पालिका से संबंधित है। तो 13वां क्या है, पंचायती राज से संबंधित संशोधन है, और 14वां नगर पालिका से संबंधित है। लेकिन दोनों ये एक ही साल में होते हैं। कब होते हैं, 1992 में होते हैं। और यहाँ 2 लिखना था, मैंने 3 लिख दिया, चलो 1992 में जो है क्या होता है कि इन पर संशोधन होता है, और 1993 में ये क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं लागू। तो देखिए 1992 में ये दोनों संशोधन होते हैं। ठीक है, दोनों संशोधन 1992 में होते हैं और 93 में लागू हो जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे। तो ये 11वीं और 12वीं ये भी अनुसूचियाँ जो तुम आपकी हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 11वीं पंचायत राज से संबंधित है, 12वीं नगर पालिका से संबंधित है। इसमें 29 विषय हैं। पंचायती अनुसूची जो 11वीं अनुसूची में, इसमें 29 विषय रखे गए हैं पंचायत के लिए, और नगर पालिका के लिए जो है 18 सब्जेक्ट दिए गए हैं, बनाए गए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। केवल कार्यार्पित नौकरशाही समाज परिवर्तन ला सकती है, यानी कि जो कार्यों के प्रति अपने आप को समर्पित कर दे वही नौकरशाही सामाजिक परिवर्तन ला सकती है। ये कथन जो है इंदिरा गांधी के द्वारा बोला गया। ठीक है, आगे देखेंगे। राज्यपाल मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्त करेगा। तो किस अनुच्छेद के तहत, ये अनुच्छेद 164 के सबसेक्शन 1 में कहा गया है, उल्लेखित है। आगे है कि द्विसदनीय विधायिका 6 राज्यों में है। ठीक है, 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। क्वेश्चन करेगा कि एक कुछ वहाँ राज्य दे दिए जाएंगे, पूछेगा एक सदनीय विधायिका किस में नहीं है, या फिर किस में द्विसदनीय विधायिका है, इस तरह से होगा। तो आप याद कर लीजिए कि 6 राज्यों में है। ठीक है,
और इसको हम बोलते हैं कि महाराष्ट्र, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, ए से आंध्र प्रदेश, टी से तेलंगाना, यू से यूपी और के से कर्नाटका। ठीक है, तो इसको हमने कर दिया MBA तक, TUK से तक बना दिया हमने, तो ये हो गया MBA तक, यानी कि MBA तक की डिग्री किसी ने ली है तो भाई आपने ठीक है MBA तक किया है, तो हमने वही कर दिया MBA तक। एम से जो है महाराष्ट्र, बी से बिहार, ए से आंध्र प्रदेश, टी से तेलंगाना, तमिलनाडु मत कर देना, वो आप देखो कैसे रिलेट करेंगे, अभी अभी जो है इसको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। टी से तेलंगाना होगा, तमिलनाडु नहीं होगा, ठीक है, और यू से होगा यूपी, ठीक है, और के से कर्नाटका होगा, केरला नहीं होगा। तो ये दोनों मिलते जुलते हैं, इनको थोड़ा सा आप सेग्रीगेट करके ही रखेंगे, ठीक है। कौन कौन से? महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी और कर्नाटका। इनमें जो है क्या है, द्विसदनी विधायिका है, बाकी सब में एक सदनी विधायिका है। चलिए आगे देखेंगे हम, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, कभी द्विसदनी सेग्रीगेट करने को बोलेगा, कभी एक सदनी सेग्रीगेट करने को बोलेगा। तो आप 6 याद कर लीजिए, सारा कुछ अपने आप सॉल्व हो जाएगा। आगे है कि राज्यपाल की क्षमादान शक्ति कहाँ पर जो है उल्लेखित है, तो 361 में उल्लेखित है, ठीक है। लेकिन ये क्या करेगा, क्षमा जो है मृत्यु जो होती है, मृत्यु की रिगार्डिंग ये क्षमा नहीं कर सकता है। जो मृत्यु का क्षमादान है, ये सिर्फ राष्ट्रपति के अधिकार में आता है। बाकी ये क्षमा को लघु करेगा, और वैसी कोई क्षमा है तो वो उसको माफ़ कर देगा, बट ये मृत्यु की क्षमा इसके अधिकार में नहीं आएगी, ठीक है। आगे है, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति विचार के लिए आरक्षित करेगा। तो किसी जो विधानमंडल या विधानसभा के द्वारा जो भी वो बनाया गया है, कोई विधेयक पारित किया गया है, तो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकेगा, किसके द्वारा? अनुच्छेद 200 के द्वारा, ठीक है। अनुच्छेद 169 क्या कहता है कि राज्यों को विधान परिषद की समाप्ति एवं संरचना से संबंधित है, ठीक है। तो अनुच्छेद 169 किससे संबंधित है? राज्यों को विधान परिषद की समाप्ति एवं संरचना से संबंधित है। यदि कोई रिगार्डिंग संबंधित राज्य प्रस्ताव पारित करके दे दे तो संसद को ये अधिकार है, ठीक है। आगे देखेंगे हम कि वो मतलब संरचना कर सकती है या क्या कर उसको मतलब समाप्ति कर सकती है। तो लेकिन क्या होगा कि ये अधिकार, इससे जो रिगार्डिंग संबंध है या मतलब जो संबंधित राज्य है, तो वो प्रस्ताव पारित करके देगा, यानी कि अपनी सहमत देगा तब। आगे देखेंगे, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बहुत लोग गलत करते हैं कि राज्यपाल कर देता है, राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय करता है, तो राज्यपाल जो है किसके कर देगा? उच्च न्यायालय यानी कि जो राज्यों में है, तो ऐसा नहीं होगा, राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जो है दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। आगे देखेंगे हम, विधान परिषद धन विधेयक पर अधिकतम देरी कितनी कर सकता है? 14 दिन की कर सकता है, यानी कि जो उधर राज्यसभा कर सकती वही यहाँ विधान परिषद कर सकती है, यानी कि इधर विधान जो है सभा को पूरा अधिकार है धन विधेयक को लाने में करने में, तो वैसे उसी तरह जो है केंद्र में कौन? लोकसभा के पास ये अधिकार होता है, ठीक है। 14 दिन की देरी कर सकते हैं बस। आगे देखेंगे हम, अनुच्छेद 153 राज्य के राज्यपाल से संबंधित है। राज्य के राज्यपालों हैं उनसे संबंधित है। कौन सा? अनुच्छेद 53 यानी कि 153। अगला है कि अनुच्छेद जो 167 है ये किससे संबंधित है? तो ये मुख्यमंत्री के दायित्वों से संबंधित है। इसी में जो है मुख्यमंत्री के दायित्वों का उल्लेख किया जाता है 167 में, ठीक है। अगला एक कथन है कि यह राजनीति नहीं है जो जातिग्रस्त हो जाती है, यह जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है। तो ये रजनी कोठारी महोदय ने सेंटेंस दिया है, काफ़ी फेमस सेंटेंस है ये। आगे देखेंगे कि नेक्स्ट है, ऑपरेशन बरगा पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया, ठीक है। कहाँ शुरू किया गया? ऑपरेशन बरगा पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया, और किससे संबंधित है? तो ये भूमि सुधार से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 324 काफ़ी फेमस है, इम्पॉर्टेंट भी है। किससे संबंधित है? चुनाव आयोग की संरचना, कार्य एवं शक्तियाँ, यानी कि 3। जो अगर गठन पूछ ले संरचना तब भी 324, कार्य पूछ ले तब भी 324, शक्तियाँ पूछ ले तब भी 324,
ठीक है। तो चुनाव आयोग से ये संबंधित है 324। आगे हम जो है नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 312, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये चीज़ें जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो सभी इंपॉर्टेंट ही, लेकिन ये तो बहुत ही बिल्कुल से फेवरेट क्वेश्चन नहीं होते हैं, ऐसे होते हैं कुछ। तो 312 क्या है, राज्यसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। कौन कर सकती है? राज्यसभा। ये इसका एकाधिकार है। नई अखिल भारतीय सेवा का गठन राज्यसभा में ही हो सकता है, तो ये इसका एकाधिकार है। एकाधिकार जिस प्रकार लोकसभा में धन विधेयक रखा जाता है, उसी प्रकार अखिल भारतीय सेवा का गठन कहाँ होगा? राज्यसभा में होगा। तो ये इसका एकाधिकार है। ठीक है, देखेंगे हम नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मतदान की उम्र जो 21 से घटाकर 18 की गई, तो किस संशोधन के द्वारा की गई? तो ये 61वां संशोधन जो हुआ था, 61वां संशोधन कब हुआ था? 1989 में हुआ था, उसी में इसको किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मतदाता की योग्यता की बात करता है। और अनुच्छेद कौन सा है? 326। 326 कहता है कि इसमें जो है मतदाताओं की योग्यता क्या क्या होंगी उनके बारे में बताता है। और अगर हम यहीं पर देख लें 325 जस्ट इसके एक ऊपर, तो जो निर्वाचक ये लिस्ट होगी निर्वाचकों की, मतदाताओं की, तो ये कहती है 325 कहता है कि ये इसमें जो है जाति, वंश, मूल वंश और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो 325 में भेदभाव, मतदाताओं के साथ कोई भेदभाव करने के लिए मना किया गया है। और 326 क्या कहता है कि मतदाताओं की योग्यता के बारे में बात करता है। ठीक है, ईवीएम का हम बात करेंगे। ईवीएम का प्रयोग कब होता है? तो डेट तो आप लोगों ने, हमने आपको बता रखी, ये भी बता ही रखा है, लेकिन डेट आप लोगों को पता होगा। लेकिन ये क्या है, 90 के दशक में, ठीक है, ईवीएम का प्रयोग शुरू हुआ। 90 के दशक में ईवीएम का प्रयोग शुरू हुआ, ये बात आपको याद रखना है। एक तो सीधे सीधे डेट पूछेगा और दूसरा पूछेगा दशक। तो दशक क्या हो जाएगा? 90 के दशक में जो है ईवीएम का प्रयोग शुरू हुआ। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि दल बदल संबंधी मामले पर निर्णय लेने का अधिकार सदन के अध्यक्ष का होता है। तो दल बदल पर जो संविधान संशोधन हुआ था, तो एक तो 52 था और दूसरा था 91, है ना। तो इन दोनों में होता है। चलिए आज ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। और भारत में एक ही प्रयास में सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया। तो एक ही प्रयास में सार्वभौम मताधिकार कहाँ प्रदान किया गया? भारत में। वहाँ जैसे दे दिया जाएगा, अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब चीज़ें दे दी जाएंगी, तो कहीं पर भी एक ही प्रयास में नहीं दिया गया है। उसके लिए कई प्रयास हुए तब मिला है जा कर के, यानी कि कई चरण में जा कर के चीज़ें आगे बढ़ी हैं। लेकिन भारत में एक बार में जो है सार्वभौम वयस्क मताधिकार दे दिया गया बिना किसी आपत्ति के। ठीक है, आगे हम देखेंगे वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किसमें है? तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। और अनुच्छेद 325 क्या कहता है कि निर्वाचक नामावली जाति, धर्म, मूल, वंश पर आधारित नहीं होगी। वही बात आ गई जो हमने अभी कर ली थी। तो 325 निर्वाचक नामावली से संबंधित है। 326 मतदाताओं से संबंधित है। मतदाताओं के जो है योग्यता से संबंधित है 326। 325 मतदाताओं के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, इससे संबंधित है। ठीक है, तो 326 जो है ज़्यादा पूछी जाती है, 325 इतना नहीं पूछा जाता है। आगे है कि राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग जो है 5 वर्ष के लिए गठित किया जाता है। और संघ लोक सेवा जो होती है, तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है? 11। इसमें जानने वाली बात यह है कि इसमें कोई संख्या जो है निर्धारित नहीं की गई है संविधान में, राष्ट्रपति के ऊपर ये चीज़ छोड़ दी गई है। तो जैसे जो पहली बार जितनी इनकी संख्या निर्धारित कर दी गई, तो वही जो है चली आ रही है। सामान्यतः इनकी संख्या जो है 11 होती है, तो 11 ही पर ही आप टिक करेंगे। ये जो यूपीएससी है, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग है, इसका जो है उल्लेख कहाँ है? 315 से। तो इसका प्रावधान 315 से जो है 323 तक जो है इस आयोग का प्रावधान किया गया, यानी कि जो अनुच्छेद 315 है 323 तक इस आयोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये हो गया। और अगर हम बात करें कि जो संघ लोक सेवा आयोग की जो है
इनकी जो सदस्य होते हैं इनकी जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या तो और या फिर 65 वर्ष, या तो 6 वर्ष के या फिर 65 उनकी वर्ष की वो आयु पूरी कर लें, जो भी पहले हो जाए। और अगर संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की बात करें तो 6 वर्ष और या फिर 62 वर्ष यानी 62 वर्ष की इनकी उम्र हो जाए। तो संयुक्त लोक सेवा का क्या है कार्यकाल, या तो 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। संघ से लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का होता है 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो जाए। तो ये है। चलिए अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि 2014 में नोटा पूरे देश में लागू हो गया। ठीक है, नोटा सर्वप्रथम जो है 2008-2009 में इसका प्रयोग जो है शुरू हुआ था और 2014 में पूरे देश में लागू हो गया। नोटा क्या है, नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ये ईवीएम में एक ऑप्शन डाला गया कि अगर जब चुनाव होते हैं तो हम ये भी एक बटन दबा सकें कि हमें जो जितने भी यहाँ पर उम्मीदवार हैं, हम इनमें से हमें कोई पसंद नहीं, हम किसी को वोट नहीं दे रहे हैं। तो नन ऑफ द अबव। चलिए आगे देखेंगे हम। मुख्य चुनाव आयुक्त सर्वोच्च न्यायालय के जजों की तरह हटाया जाएगा, यानी कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा वो कैसे हटाया जाएगा, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के जज हटाए जाएंगे उसी तरह से हटाया जाएगा। हमने पहले भी बात कर ली है ना, की थी इसके बारे में बात। आगे देखेंगे भारत का प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन है, कुमार सेन है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे स्थानीय सुशासन का जनक किसे बोला जाता है, तो लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। ठीक है, और 73rd संविधान संशोधन नरसिम्हा राव के कार्यकाल में होता है। तो 73rd क्यों, 74th भी कर लेते हैं, दोनों ही साथ में हुए थे, 73rd एंड 4th। ठीक है, 73rd एंड 4th दोनों ही संशोधन नरसिम्हा राव के कार्यकाल में होते हैं, यानी पारित किए जाते हैं। और ये दोनों जो हैं 92 में जो है 1992 में होते हैं और 1993 में लागू कर दिए जाते हैं। कब, 24 अप्रैल में। ठीक है, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, 73rd 4th से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों और प्राधिकार दिए गए हैं और 12वीं में नगर पालिका की शक्तियाँ और प्राधिकार दिए गए हैं। पंचायती के सब्जेक्ट कितने हैं, 29 हैं, और जो नगर पालिका के सब्जेक्ट कितने हैं, तो 18 है, यानी कि 18 हैं। आगे देखेंगे जो स्थानीय वित्त आयोग के गठन का परामर्श किसने दिया, तो अशोक मेहता समिति ने दिया था। और इसका गठन यानी कि स्थानीय वित्त आयोग का गठन का प्रावधान कहाँ है, तो 243I तथा 243Y में दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि 73वां संशोधन नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए है ना किया गया, यानी कि जो 73वां संशोधन हुआ था तो जो नीति निर्देशक तत्व में कुछ निर्देश दिए गए थे उनको लागू करने के लिए हुआ ये संशोधन 73वां। तो ये किस में है, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो अनुच्छेद 40 में है। ठीक है, जो अनुच्छेद 40 है नीति निर्देशक तत्व का, इसमें कहा गया है कि राज्य जो है ये पंचायत राज का प्रावधान करने का प्रयास करेगा। तो उसी आधार पर जो है 73वां और 74वां संशोधन हुआ है, मेनली 73वां संशोधन हुआ है और इसको जो है अनुच्छेद 40 में है। क्वेश्चन घुमा करके भी पूछेगा कि जो है ये 73वां संविधान संशोधन संविधान के किस और भाग में, जहाँ पर इसका मतलब उल्लेख किया गया है वहाँ से मिलता है, किस भाग में है, तो आपको सीधा सीधा बोलना है कि अनुच्छेद 40 नीति निर्देशक तत्व जो है नीति निर्देशक तत्व के भाग 4 में है इसका उल्लेख। तो क्वेश्चन किसी तरह घुमाता है, तो बात वही है कि अनुच्छेद जो है 40 में पंचायत जो सरकार है पंचायत राज का बात कही गई है और उसी को फुलफिल करने के लिए 73rd संशोधन किया गया और पंचायत राज्यों का गठन किया गया। तो जो अनुच्छेद 40 है नीति निर्देशक तत्व और 73rd ये जो है एक दूसरे से कहीं ना कहीं संबंधित हैं, तो ये याद रखना, सेंटेंस जैसा है वैसा आप टिक कर लेना। अगला है कि पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार लेती है। तो यानी कि पंचायत चुनाव होते, स्थानीय चुनाव होते हैं, ये राज्य निर्वाचन आयोग होता है उसके द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, लेकिन उसके बारे में निर्णय जो है चुनाव कब होंगे है ना, तो ये राज्य सरकार लेती है। ठीक है,
राज्य सरकार जो चुनाव के बारे में निर्णय लेती है, लेकिन चुनाव कंडक्ट कराना किसका काम होता है? चुनाव कंडक्ट कराने का काम जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम जो 73 और 74 संशोधन को भाग 9 और भाग 9A में सम्मिलित किया गया, यानी कि जो 73 संविधान संशोधन किया गया ये संविधान के भाग 9 में इसको रखा गया है। ठीक है, और जो 74 ये किया गया है संशोधन, इसको संविधान के भाग 9A में रखा गया है, जैसे कि यहाँ पर हमने लिख भी दिया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, ये बार बार क्वेश्चन आता है कि जो 73 है वो किस संविधान के किस भाग में है सम्मिलित किया गया, 74 है किस में सम्मिलित किया गया, तो डायरेक्ट आप बताएंगे 73 सीक्वेंस में चलेंगे क्रम में, 73 9, 74 9A। ठीक है, आगे है कि अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायत राज की सिफारिश की। ठीक है, कौन कौन सी थी? जो ये 2 स्तरीय जो पंचायत राज थे, तो कौन कौन से स्तर थे? एक तो जिला परिषद था, दूसरा मंडल परिषद था। इन दोनों की जो है इन्होंने सिफारिश की थी। ठीक है, जबकि जो बलवंत राय मेहता समिति है उन्होंने त्रिस्तरीय समिति की जो है सिफारिश की थी और उन्हीं की जो है फॉलो किया गया, उन्हीं की सिफारिश को फॉलो किया गया है। और आप इससे याद करेंगे कि यहाँ सिर्फ अशोक मेहता है, सिर्फ 2 वर्ड हैं, तो इन्होंने द्विस्तरीय की सिफारिश की थी। और बलवंत राय मेहता वहाँ पर क्या है 3 शब्द हैं, तो वहाँ पर त्रिस्तरीय उन्होंने त्रिस्तरीय दिया है, यानी कि अपने अपने नाम के जितने वहाँ पर वो हैं शब्द हैं उतने उतने शब्दों का रिकमेंडेशन भी दिया। अब उन्होंने उनके नाम में 3 शब्द हैं तो त्रिस्तरीय कर दिया, इनके नाम में 2 शब्द हैं तो इन्होंने 2 स्तरीय कर दिया। रिलेट करना है, बाकी और कुछ नहीं है। आगे देखेंगे, इसमें कोई रियलिटी नहीं है, हम रिलेट कर रहे हैं। 73 जो संविधान संशोधन है ये क्या है? इसको 11वीं जो एक अनुसूची, ठीक है, इसके द्वारा एक 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसमें जो है पंचायतों के संबंधित जो है विषय रखे गए। जो विषय कितने हैं इसमें? 29 विषय हैं। और ये जो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई ये किससे संबंधित है? ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसमें विषय कितने हैं? कितने विषय हैं इसमें? 18 विषय हैं। तो चाहे विषय बोल दें, चाहे कार्य बोल दें, चाहे कार्यात्मक मदों का उल्लेख कर दें, तो आपको जो है वो विषय ही हैं, उनको मान के चलना है। ठीक है, तो ये दोनों संशोधन कब होते हैं? दोनों संशोधन होते हैं 1992 में। ठीक है, और जोड़े ये लागू कब होते हैं? 1993 में, ये भी याद रखना है। और 24 अप्रैल को लागू होते हैं, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि मध्यस्थ स्तर की पंचायतों का गठन तब होगा जबकि वहाँ की जनसंख्या 20 लाख से ऊपर हो। ठीक है, जो त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन का प्रावधान किया गया है उसमें मध्यस्थ स्तर की तब लागू होंगी जबकि वहाँ की जनसंख्या 20 लाख से ऊपर हो। अगर 20 लाख से कम हुई जनसंख्या तो मध्यस्थ स्तर की जो मीडियम स्तर की पंचायत है वो वहाँ पर गठित नहीं की जाएंगी, ये भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे हम कि पंचायतें भंग होने पर चुनाव 6 मास के अंदर हो जाने चाहिए, यानी कि 6 महीने के अंदर हो जाने चाहिए। और इसमें नोट करने वाली बात ये एक ये है कि 6 मास से कम अगर समय बाकी है, यानी कि मान लिया संविधान भंग हो, पंचायत जो है पंचायत भंग हो गई और 5 ही महीने का समय बाकी है, तो ज़रूरी नहीं है कि उस पर चुनाव किया जाए। लेकिन यदि अगर ये पंचायत भंग हो गई और 6 महीने से ज़्यादा का समय बाकी है तो चुनाव कराया जाएगा और जितना बचा हुआ समय होगा उतना ही पूरा करेगी। जो नई बनी हुई पंचायत होगी तो बचे हुए समय को ही पूरा होकर के फिर समाप्त हो जाएगी, फिर नई जो है नए चुनाव होंगे अपने टाइम पर। तो ये सारी बातें जो है ध्यान रखनी है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो हमने डिस्कस किए, इनको अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए और रिवीजन पे फोकस कीजिए और एग्ज़ाम में जाने से पहले अच्छी नींद लेके जाइएगा। जब अच्छी नींद ले लेंगे आप तो आपका प्रीवियस नॉलेज यानी कि वर्षों से जो आपने पढ़ा होगा वो सब कुछ क्लिक करेगा। और नींद अच्छी नहीं लेंगे, अगर स्ट्रेस लेंगे तो आती हुई चीज़ें भी गड़बड़ कर जाएंगी। इसलिए बिंदास रहिए, अच्छी नींद लेकर के पेपर देने जाइएगा। आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, ये मेरा विश्वास है। और आपके अच्छे पेपर की कामना करते हुए मैं यहीं से इस वीडियो को बंद करना चाहूँगी। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।